राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के पद पर दूसरी पारी खेल रहे जसबीर सिंह लंबे समय से सामाजिक उत्थान के कार्यों में जुड़े हुए हैं। आपसी सद्भाव को बढ़ावा देने पर उनका जोर रहा है। 1 सितंबर 1956 को बिहार के दरभंगा में जन्मे जसबीर सिंह की शुरुआती पढ़ाई बिहार में हुई। बीए और एलएलबी की डिग्री के बाद जसबीर सिंह ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। जसबीर इंडियन एसोसिएशन ऑफ फ्रेंडशिप विद फॉरेन कंट्रीज और जीसीएस इंटरनेशनल के भारत चैप्टर से भी जुड़े रहे हैं। 2006 से 2009 तक राजस्थान में बीजेपी सरकार के शासनकाल में राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस पद पर उनकी पहली पारी के काम को देखते हुए वसुंधरा सरकार ने उन्हें से ये महत्वपूर्ण पद सौंपा है। क्या है चुनौतियां और क्या है योजना, जानेंगे फेस टू फेस में। नमस्कार, जी राजस्थान न्यूज के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। आज जिस चेहरे से हम मुलाकात कर रहे हैं वो राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार जसबीर सिंह साहब हैं। सिंह साहब, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार जब आई 2003 में, तब भी आपको ही अल्पसंख्यक आयोग की जिम्मेदारी दी गई और वापस इस सरकार ने पुनः अल्पसंख्यक आयोग की जिम्मेदारी आपको दी है। व्यक्ति से प्रेम या योग्यता ऐसी कि राजस्थान में कोई और दूसरा नहीं जिसको दोबारा जिम्मेदारी दे दें? मैं समझता हूं कि जो गत सरकार थी वसुंधरा राजे जी की, उन्होंने मेरे में विश्वास व्यक्त किया और मेरे को एक जिम्मेदारी सौंपी। मैंने उसको उस समय भी, जब मेरे को कार्यकाल मौका दिया गया था, तो मैंने इसको सेवा की दृष्टि से लिया था और यथासंभव अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सक्षमता अनुसार मैंने अल्पसंख्यक वर्गों के उत्थान के लिए सतत प्रयास किए। वर्तमान सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे में फिर विश्वास व्यक्त किया है और मेरे को फिर ये अहम जिम्मेदारी दी है। मैं इसको बहुत ही कृतज्ञता के साथ, विनम्रता के साथ स्वीकार किया है मैंने, और उसी विनम्र भाव के साथ मैं सारे ही अल्पसंख्यक वर्गों के उत्थान के लिए समाज के अंदर उनकी भूमिका, उनका विकास, उनके आगे बढ़ने के काम के अंदर मैं उनको पूरा सहयोग और मदद देने का मैंने निश्चय किया। उसी लक्ष्य को लेकर मैं इसमें वर्तमान कार्यकाल में भी चलूंगा। सिंह साहब, सामान्य तौर पर जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो सामने एक मुस्लिम चेहरा आता है। पूरे देश में यही परंपरा है कि अल्पसंख्यक के आयोग अगर बनाया जाएगा तो उसमें कहीं न कहीं मुस्लिम चेहरा होगा। अल्पसंख्यक हित की बात होगी तो मुस्लिमों के हित की बात होगी। राजस्थान में सब सिख समुदाय को यह मौका दिया, सिख समुदाय को एक रिप्रेजेंटेटिव माना गया अल्पसंख्यक समुदाय का, क्या लगता है? देखिए, देश के संविधान ने 5 धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को चिन्हित कर रखा था, जिसमें छठा अल्पसंख्यक वर्ग अभी जैन समुदाय को और जोड़ा गया है पिछले कुछ समय पहले। तो ये 6 ही वर्ग जो हैं, इनका समाज के अंदर बड़ी अग्रणी और अहम भूमिका है। मैं इनको तोड़ने का कोई काम नहीं करूंगा। 6 के 6 वर्ग मैं समझता हूँ समाज के अंदर बहुत महत्वपूर्ण। एक सवाल भी बीच में आया, मैं यही आपसे मैं पूछना चाहूंगा। अभी कानूनी तौर पर सवाल उठाया गया है कि क्या साहब जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए, या सिख समुदाय को क्या पंजाब में अल्पसंख्यक का दर्जा बनाए रहना जाना चाहिए? ये सवाल भी है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जहां तक ये नीतियां बनाने की बात है, किस वर्ग को शामिल किया जाना चाहिए, किसको नहीं, ये केंद्र सरकार जो है उसका प्रेरोगेटिव है, राज्य सरकार का प्रेरोगेटिव है। इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझूंगा। मैं तो सिर्फ जो मेरे पास जो कार्य क्षेत्र है, जो मेरा क्षेत्राधिकार है, उसमें यह है कि अल्पसंख्यक आयोग के अंदर जो भी धार्मिक समूह, धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग है, उनके उत्थान का काम करना, उनके विकास का काम करना और उनके वकील और गाइड के रूप में उनका कार्य करना। देश में एक माहौल अभी वर्तमान में तात्कालिक तौर पर बनाया जा रहा है कि इस देश का अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो असुरक्षित समझ रहा है खुद को, और यहाँ के जो हालात हैं वो असहिष्णु हो गए हैं। बहुसंख्यक जो समुदाय है वो अल्पसंख्यकों के प्रति सहिष्णु नहीं रहा। आप स्वयं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, आपका क्या कहना है? मैं समझता हूं कि ये जो कोई नई बहस जो चलाई जा रही है असहिष्णुता की, वो फिजूल की चर्चा है जिसको तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। भारत देश, भारत समाज आज नहीं, सदियों से, 1 शताब्दी से नहीं, 100 वर्ष से नहीं, शताब्दियों से, दशाब्दियों से
सहिष्णु रहा है, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति सहिष्णु रही है, और यहाँ के मैं समझता हूँ कि जो जीवन दर्शन है उसके डीएनए में वसुदेव कुटुंबकम की सोच वाले लोग हैं। वसुदेव कुटुंबकम है, अमृतस्य पुत्रम वाली सोच का ये देश है, जहां पर कबीर जैसे व्यक्ति ने और चारवाक जैसे ने, जिन्होंने अलग स्वर भी निकाले, उनको भी महर्षि और ऋषियों का दर्जा दिया गया इस देश में। कबीर को और चारवाक जैसे को सम्मान दिया गया, कबीर जी को, जिन्होंने उस समय की परंपराओं के ऊपर चोट भी करी, तो उनको भी स्वीकार किया गया। मैं नहीं समझता कि ये कोई बहस जो है कोई सार्थक बहस है, ये समाज में विखंडन करेगी ये बहस। इस बहस को कोई पराश्रय नहीं देना चाहिए, कोई ज्यादा इसको आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। अल्पसंख्यकों को समान अधिकार है विकास के, सोच के, विचार के? बिल्कुल, उनको बिल्कुल है, और मैं समझता हूं कि इसको वोटों की राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। पूर्व के अंदर इसको वोटों की राजनीति का हिस्सा बनाया गया। अल्पसंख्यक वर्गों का भारत के अंदर जो बहुसंख्यक समाज है उसने सदैव आदर किया है। विकास के रास्ते उनके लिए भी हमेशा खुले रहे हैं। भारत के संविधान ने जितने अधिकार समाज के सभी वर्गों को दिए हैं, उन्हीं अधिकारों के लिए जो है अल्पसंख्यक वर्ग भी उतना ही उनके ऊपर अधिकार रखता है, चाहे वो शिक्षण की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे समाज के अंदर स्टैंडिंग की बात हो। किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए कोई भी वर्ग जो है वो स्वतंत्र है, और उसका सरकार के स्तर से भी और समाज के स्तर से भी पूरी हौसला अफजाई की जाती है। संख्या बल की दृष्टि से करें तो जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है वो मुस्लिम समुदाय है। उसके कुछ सवालात लगातार विभिन्न माध्यमों से सामने आते रहते हैं। बतौर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, आपको लगता है कि उन सवालों का जवाब उनको मिल पा रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें दो बातें हैं जिनके ऊपर पुरुषोत्तम जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत बड़ा वर्ग है, और समाज के अलग अलग दौर के अंदर इस वर्ग से शासक भी रहे, लेकिन यह मैं समझता हूं कि इस समाज का, मुस्लिम समाज के हमारे जो भाई बहन हैं, उनका कहीं ना कहीं यह दुर्भाग्य रहा कि सत्ता में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी होने के बावजूद उनके विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। इतना बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित रह जाए, संसार की शिक्षा से, आधुनिक सोच से वंचित रह जाए, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। शरीर का कोई भी अंग अगर काम नहीं करता है तो उसका कुप्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। मैं समझता हूं कि भारतीय समाज के जो ओवरऑल विकास है, जैसे कि सरकार की, चाहे वो सबका साथ सबका विकास की बात हो, चाहे 36 कौमों को साथ लेकर चलने की यहाँ की राजस्थान की सरकार की मुखिया की बात हो, तो मैं समझता हूं इन सारे ही वर्गों को इसमें शामिल कर अगर हम सतत और ईमानदार प्रयास करेंगे तो इसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। इन वर्गों को भी आगे लेकर आना, विशेष तौर पर मुस्लिम वर्ग को आगे लाना, इनके भाई बहनों को, और मैं इसमें समझता हूं कि शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और निकल करके आता है जो कि बहस में है, और जिसको कि सीधा सीधा भगवाकरण या हिंदुत्व की राजनीति से जोड़ दिया जाता है। केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार जब कोशिश करती है कि मदरसों की शिक्षा या मुस्लिम जो धर्म ग्रंथों के अलावा जो आधुनिक शिक्षा देने की बात आती है, तो कहा जाता है कि हमारी धार्मिक शिक्षा के अधिकार में ये खलल है, भगवाकरण की कोशिश है। बतौर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आपको क्या लगता है? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, आप भी शायद पुरुषोत्तम जी मेरी बात से सहमत होंगे कि नैतिकता की शिक्षा देना, आधुनिक शिक्षा लेना, हिंदी की शिक्षा लेना, साइंस की, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, अंग्रेजी की शिक्षा लेना, इसमें मैं कहीं पर भी यह नहीं समझता कि हमारी जो धार्मिक जीवन है उसके अंदर कहीं पर भी आड़े आता है। चाहे आप हों चाहे मैं हूं, आपकी धार्मिक आस्थाएं और मेरी धार्मिक आस्थाएं भी हैं, लेकिन उसके लिए गुरुद्वारे में या मंदिर में जाना, उसमें किसी को भी कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आज के इस संसार में जीने के लिए आधुनिक शिक्षा लेनी पड़ेगी। इसलिए आधुनिक शिक्षा को लेना को अपन को ये इसको कोई भी ये कलर देने का नाम करे तो मैं नहीं समझता ये उचित है। चाहे मदरसे हैं, मदरसों के अंदर भी आधुनिक शिक्षा, हम इन बच्चों के साथ हमें अगर इंसाफ करना है, सरकार का इतना बड़ा धन, सरकार का क्या, वो जनता का धन है, अगर उस धन का उपयोग मदरसों में शिक्षा के लिए किया जा रहा है तो मदरसों में आधुनिक शिक्षा देना उतना ही जरूरी है जैसा कि दूसरे स्कूलों में, कॉलेजेस में शिक्षा देते हैं हम, तो वहां पर तो हम आधुनिक शिक्षा दें। लेकिन मुस्लिम बच्चे बच्चियों को आधुनिक शिक्षा से अगर हमारे को वंचित करने का काम कोई भी वर्ग करता है, चाहे वो मुस्लिम समाज से भी वर्ग होगा, उसको हमारे ये समझाना पड़ेगा कि ये आप इन बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रही है, भारत के भविष्य के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और इस कौम की जिंदगी के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। सब वहीं से आगे एक बात निकल करके अब आती है कि जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के अंदर जब
योग की बात आई या प्रार्थना की बात आती है या बीच में चर्चा निकल करके आई कि लाइब्रेरी में गीता रखी जानी चाहिए, इन सब चीजों को भी ऐसा माना जाता है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ षड्यंत्र है। देखिए, मैं जहां तक पुरुषोत्तम जी इस बात को मानता हूं, आज के इस आधुनिक युग के अंदर हमारे को अपनी सोच को बहुत क्लियर रखने की जरूरत होती है। आपने भी योग की चर्चा करी। मैं बहुत से वर्षों से सूर्य नमस्कार करता था और अभी मैंने आज से 2 महीने पहले सूर्य क्रिया जो ईशा है संस्था, उसके सदगुरु जग्गी हैं, उनके सानिध्य में सीखी। और जो सूर्य है, अब इसको योग के ऊपर भी अगर हम देखिए, हमारे को कुछ हमारे वर्ग हैं जो समाज में जो हर बात को विवादित करने का प्रयास करते हैं। योग एक ऐसा है जो कि तन के लेवल पर, मन के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर व्यक्ति के विकास के अंदर बहुत बड़ी भूमिका है उसकी। तो उसको हम यहां पर इसको किसी धर्म के साथ जोड़कर या भगवाकरण के नाम पर जोड़कर इसको विवादित ना करें। जो अच्छे प्रयास हो, आज नैतिकता की शिक्षा देने की बात हो, संस्कारों को सिखाने की बच्चों में बात हो या राष्ट्रभक्ति सिखाने की बात हो, तो उसको हम विवाद में ले आए, मैं नहीं समझ रहा उचित है। और ना ये विवाद पैदा करना चाहिए और ना कहीं पर भी मैं समझता हूं, चाहे योग हो, चाहे नैतिक शिक्षा हो, चाहे संस्कारों की शिक्षा हो, चाहे राष्ट्रभक्ति का भाव बच्चों के अंदर पैदा करने की बात हो, ये सारी सकारात्मक चीजें हैं जिनको बच्चों को देना ये हमारा फर्ज भी है और उन बच्चों का अधिकार भी है। सूर्य सिंह साहब, आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो कुछ अल्पसंख्यक आयोग के कार्य के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक। Congratulations, we have lost our way. Guys, chill. I'm in control. बिना परमिशन के तेरे पापा की गाड़ी वो फंस गया ना तो जाएगी दाढ़ी। ट्रिप्स वही याद रहती है जो एस्को प्लान ना जाए। ऐसी ही ट्रिप्स के लिए JK Tyre Ranger सीरीज विद सुपीरियर ब्रेकिंग। स्टॉप फ्रॉम 100 to 0 in 4 seconds. JK Tyre, total control. गाइस आर क्रेजी अबाउट बॉडी बिल्डिंग। जिसे भी देखो बॉडी बना रहा है, मुझे भी बनानी है ऐसी बॉडी। सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ने में मदद करे न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। आशीर्वाद पाइप्स आपके सभी प्लम्बिंग, सैनिटरी और ड्रेनेज के काम का एक लौता समाधान। आशीर्वाद पाइप्स, 40 साल का भरोसा। तो सिंह साहब, बात करते हैं अल्पसंख्यक आयोग की। अल्पसंख्यक आयोग हो चाहे कोई भी और आयोग हो, प्रदेश या देश में सत्ता व्यवस्था और पार्टी के बदलने के साथ ही आयोग भी बदलते रहे। ऐसा लगने लगा है कि ये आयोग भी एक राजनीतिक नियुक्ति का माध्यम मात्र है साहब। वो उस वर्ग को पूर्णतया रिप्रेजेंटेट नहीं करते जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व उन्हें करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो आप अध्यक्ष हो जाते हैं, कांग्रेस की आती है तो किसी दूसरे को लाके बना देते हैं। इन सब के अंदर कहीं निष्पक्षता या स्वतंत्रता का भाव रह पाता है क्या? जितने भी कमीशन हैं, आयोग हैं, आपको जैसा पुरुषोत्तम जी पता है संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं में भी जो नियुक्तियां होती हैं वो एक राजनीतिक प्रक्रिया रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो अल्टीमेटली तो जो राज्य का मुखिया होगा या केंद्र सरकार का मुखिया होगा, उसी प्रोसेस को उनको भी अडॉप्ट करना पड़ता है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि ये व्यक्तियों को जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती है, उनके ऊपर भी रहता है कि ये बगैर किसी भेदभाव के उनको यहां पर नियुक्त किया जाता है राजनीतिक प्रक्रिया के बाद ही। लेकिन उनके ऊपर जो ये जिम्मेदारी डाली जाती है, उनको बड़े निष्पक्ष भाव के साथ अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए और इसको राजनीति का जरिया नहीं बनाना चाहिए। सर, कैसे संभव है? जिस राजनीतिक पार्टी है, जिस राजनीतिक विचारधारा के साथ जो व्यक्ति जीवन भर जुड़ा रहा, वो व्यक्ति जब उसी के द्वारा उपकृत होकर के आयोग का अध्यक्ष बनेगा, और सामान्यतः जो आप लोगों के पास में जो ग्रीवेंसेज आती है, शिकायतें आती है, उसी राज व्यवस्था, उसी सरकार के खिलाफ आती है जिसने आपको ये पद दिया होता है।
निष्पक्षता बनी रह सकती है सरकार के विरुद्ध? मैं समझता नहीं हूं कि इसमें किसी भी किस्म की कोई पाबंदी रहती है या कोई दबाव रहता है। मैं जब पिछले कार्यकाल में भी 3 वर्ष तक रहा तो मेरे पास समय पर कई ऐसे प्रकरण आए जिनके ऊपर हमारे को जहां पर भी यह लगा कि प्रशासन को इसमें सावचेत करने की जरूरत है, सावधान करने की जरूरत है, यहाँ कहीं पर कमी रह रही है, यहाँ पर कहीं पर गलती हो रही है हमारे अनुमान के मुताबिक, तो हमने उनको कहा। मैं समझता हूं कि राजस्थान का प्रशासन जो है कुल मिलाकर दूसरे राज्यों की तुलना के अंदर बहुत बेहतर व्यवस्था में है। पिछली बार भी जब मेरे कार्यकाल के दौरान हमने जन सुनवाई का एक अभिनव प्रयोग शुरू किया था, प्रत्येक जिले में जाकर हम जन सुनवाई करते थे। उसके अंदर लोगों की समस्याएं हमारे पास लिखित तौर पर आती थी, सारी समस्याओं को कंप्यूटराइज कर नहीं, इस पे तो अपन कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर तो चर्चा करेंगे। मेरा मुद्दा है कि उस राजनीतिक विचार से इतर होकर के क्या निर्णय करने की स्थिति में व्यक्ति होगा, क्या होता है ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, डिफर्स फ्रॉम मैन टू मैन। सिंह साहब से अगर मैं पूछूं कि वो बतौर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अपने आने वाले इस कार्यकाल में क्या करने वाले हैं जिससे कि राजस्थान के अल्पसंख्यकों को लगे कि ऊपर कोई एक व्यवस्था है जो हमारे लिए सोचती है और हमारे लिए कुछ करना चाहती है? देखिए, उसमें हम एक तो ये करने वाले हैं, जिस कार्य को हम प्रारंभ करने वाले हैं इस पहले वर्ष के दौरान, अगले महीने से, फरवरी से अगले वर्ष के अंदर हमारे राजस्थान के जितने जिले हैं सारे जिलों में जिला स्तर के ऊपर जन सुनवाई का काम किया जाएगा। और उस जन सुनवाई के अंदर जो हम पिछली बार भी करते रहे, इस बार वो जन सुनवाई के अंदर हम लोगों की अल्पसंख्यक वर्गों की समस्याओं को लेते हैं। उसके बाद वहां के जो जिले के जितने भी अधिकारी होते हैं, कलेक्टर, एसपी समेत लगभग 30 या 40 अधिकारी डीएलओ के साथ मीटिंग करते हैं और जो जिला स्तर की समस्याएं हमारे पास आती हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था की हो, चाहे राशन कार्ड बनने की हो, चाहे वहां पर शिक्षा की स्कॉलरशिप्स की बात हो, उन समस्याओं का निराकरण हम वहीं पर डीएलओ की मीटिंग के अंदर जिला स्तर की जो समस्या होती हैं वहीं पर निराकरण करते हैं। और जो समस्याएं राज्य सरकार से संबंधित होती हैं उनको हम जयपुर में लाकर राज्य सरकार के जितने अधिकारी हैं, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के लेवल पर हो, चाहे डायरेक्टर्स के लेवल पर हो, चाहे कमिश्नर्स के लेवल पर हो, उनका हम समाधान करते हैं। दूसरा, हम जन सुनवाई के माध्यम से जो हमारे पास और भी समस्याएं उनके अतिरिक्त भी जो आएंगी उनको हम समयबद्ध सीमा के अंदर कंसर्न्ड अधिकारियों को भेजेंगे और कंसर्न्ड अधिकारियों से समय के अंदर ही उनका जवाब भी मांगेंगे, हमें संतुष्ट करें कि ये कदम इसमें उठाया है तो क्यों उठाया और इसमें क्या कदम उठाया जाना चाहिए, उसकी हम सलाह भी देंगे। तो ये एक समय पाबंदी के साथ इस चरण को पूरा किया जाएगा और मैं समझता हूं कि इसमें एक पुल का रूप, सेतु के रूप में काम करने का काम आयोग करेगा प्रशासन और जनता के बीच में। एक मुद्दा हो रहा है सिंह साहब, आमतौर पर जो आप लोगों के पास जो पीड़ित आता है, विक्टिम आता है, ग्रीवेंसेस लेकर के आता है जी, वो उसी व्यवस्था से दुखी होकर के आता है जिस व्यवस्था के तहत उस पर अत्याचार हुआ था। और जब उसमें अगर जांच की बात आती है तो आप पुनः उसकी अर्जी उसी व्यवस्था के पास भेज देते हैं। अगर पुलिस के खिलाफ शिकायत है तो आप एसपी को लिख देते हैं, जिलाधीश के कार्यालय की कोई शिकायत है तो जिलाधीश को लिख देते हैं। ऐसा नहीं लगता कि सब जो इस प्रकार की जो शिकायतें आप आयोग के पास आती है या इस प्रकार की संवैधानिक संस्था के पास आती है तो उनके पास जांच के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी होनी चाहिए जिससे कि वो उसके ऊपर जांच निष्पक्ष ढंग से करवा पाए और उसके बाद में कोई दंडात्मक प्रक्रिया या दंडात्मक ताकत आपके पास होनी चाहिए जिससे कि जो दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी हो पाए। देखिए, जो हमारे जो आयोग है ये सेमी जुडिशियल पावर्स इनके पास हैं, हमारे भी अल्पसंख्यक आयोग के पास भी है, जैसे कि दूसरे जो आयोग हैं उनके पास भी है। तो हम इसमें पूर्व में भी हम ऐसा करते आए हैं कि आप जो कह रहे हैं उनको जांच एजेंसी उन्हीं अधिकारियों को जांच देने के अतिरिक्त हमारे को जब ये लगता है कि ये जो जांच है जो प्रभावित हो रही है और गलत दिशा में जा रही है अधिकारियों द्वारा, तो हमारे पास अधिकारियों को तलब करने की भी इसमें शक्ति है। जो एग्रीव्ड पार्टी है उसकी हमारे को एप्लीकेशन लेने के बाद, दरखास्त लेने के बाद, उसकी तकलीफ को सुनने के बाद हम अधिकारियों को भी समन करने की इसमें हमारे पास शक्ति रहती है। उन अधिकारियों को समन भी किया जाएगा जो भी कहीं पर भी हमारे को लगेगा कि प्रशासन तंत्र के इस व्यक्ति द्वारा इसमें गलत काम किया जा रहा है या उसको पूरा न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसको हम तलब भी करते हैं और फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को उसकी पूरी जो रिपोर्ट है उसको कहने की हमारे पास शक्ति है। इस शक्ति का भी हमें जहां पर भी उपयोग करना पड़ेगा इन वर्गों के हितों की अभी तक देखने को आया है कि इस प्रकार के आयोग केवल कुछ सलाह या कुछ सुझाव तक सीमित हो जाते हैं, निर्णय प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। निर्णय प्रक्रिया में मैं नहीं समझता, सरकार जो है संवेदनशील रहती है इस संबंध में और इसको आयोग को
एक मॉनिटरिंग एजेंसी के रूप में जो योजनाएं हैं सरकार की, सिर्फ अल्पसंख्यक वर्गों के लिए नहीं, जो आम जन के लिए भी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ भी अल्पसंख्यक वर्ग उठा पाए। इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग को एक जो स्टीरियोटाइप की थिंकिंग है कि जांच करने का या ऑर्डर देने का या हुक्म देने का, उस भूमिका से बाहर निकालकर इसको एक सहयोगात्मक, लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी पड़े, सेंसिटाइज करना पड़े, योजनाओं के बारे में अवगत कराना पड़े, जो सरकार के बड़े अभियान चले उन अभियानों के अंदर इन अल्पसंख्यक वर्गों को भी शामिल करने का काम हो। तो ऐसे बहुत से काम ये भी बात साहब बहुत लंबे समय से आ रही थी कि जैसे अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाएं हैं, उनका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, उनकी पूर्ण सूचना नहीं हो पाती, और उसके जो लाभान्वित हैं, जितने लाभान्वित होने चाहिए वो लाभान्वित नहीं हो पाते। तो ये भी बात आई कि जिस वर्ग की समस्याएं उससे संबंधित अगर आयोग है तो वो भी उसके अंदर उसकी मॉनिटरिंग हो, वो उसमें सहयोगी या जो है सकारात्मक भूमिका निभा पाए, लेकिन ये नहीं हो पाता साहब। बहुत योजनाएं हैं, अल्पसंख्यक आयोग उसके अंदर भूमिका निभा सकता है, लेकिन नहीं निभा पाता। मैं आपको निवेदन कर रहा था कि अल्पसंख्यकों के लिए अगर 10 योजनाएं हैं तो 90 योजनाएं और हैं। तो मैं तो कई बार अल्पसंख्यकों को ये कहता था कि आपको तो डबल एडवांटेज है, दूसरी योजनाओं का भी लाभ उठाइए और जो अल्पसंख्यकों के लिए चिन्हित योजना है। लेकिन इसके अंदर जो भूमिका आयोग की रहने वाली है, जिसके लिए हम सतत प्रयास करेंगे, एक मॉनिटरिंग एजेंसी के रूप में और एक अवेयरनेस पैदा करने के लेवल के ऊपर, चाहे वो साहित्य का प्रकाशन रहेगा, चाहे लगातार बैठकें रहेंगी अल्पसंख्यक वर्गों के साथ कि ये सरकारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की हैं, राज्य सरकार की हैं, इन योजनाओं के लिए आप अप्लाई करें। लाखों की संख्या में आज की तारीख में छात्रवृत्तियां हैं, जिनमें से अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भी चिन्हित हैं। विशेष तौर पर क्लास 1 से लेकर पीएचडी तक और क्लास 1 से लेकर मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, फैशन डिजाइनिंग की, बायोटेक की, ये सारी शिक्षाओं के लिए सरकार पूरा धन भी देती है। ऐसी देश की जो प्रतिष्ठित लगभग 100 शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके अंदर पूरी की पूरी फीस का पैकेज जो है केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इन अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को मालूम ही नहीं है। तो उन वर्गों तक इसके लिए सेंसिटाइज करना, उनको जागरूक करना और इन योजनाओं की लाभ पूरा इन वर्गों तक पहुंचे, इसके मॉनिटरिंग का काम और अवेयरनेस के काम को आयोग बड़े स्तर के ऊपर करने जाएगा। यह हमारी योजना है। जसबीर सिंह साहब, इसके साथ में एक चीज और निकल करके आती है, विशेष तौर पर वो सवाल राजस्थान में है जो मैं शुरू में पूछा था, वहीं वापस लेकर के जाऊंगा कि क्या जसबीर सिंह जी के नेतृत्व में राजस्थान का मुसलमान न्याय पा पाएगा? देखिए, मेरा पूरा प्रयास रहेगा और मैं आपको एक निवेदन कर दूं, मैं सर्वधर्म संभाव का जो सिद्धांत है, इस देश का जीवन दर्शन है, उसमें मेरा दृढ़ विश्वास रहा है और मैंने अभी भी उसमें अनेक कार्यक्रमों में जाता रहा हूं, मुस्लिम समाज के प्रोग्राम्स में भी जाता रहा हूं, जब मैं इसका अध्यक्ष नहीं था तो भी जाता रहा। और मैंने अभी आज से जब 10 दिन पहले कार्यकाल अपना कार्यभार ग्रहण किया है, उसमें मैंने सारे ही समुदायों के जो धर्म गुरु थे, जो प्रतिष्ठित थे, चाहे वो जैन समाज की साध्वी रही, चाहे मुस्लिम समाज के जो चीफ काजी थे वो रहे, चाहे हाथोज पीठ के जो महामंडलेश्वर है बाल मुकुंदाचार्य जी वो रहे, चाहे सिख समाज के गुरु रहे, चाहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की परंपरा के साथ जुड़े हुए जो थे वो बहनें रही। तो मेरा यह प्रयास रहा कि उनका आशीर्वाद लेकर ही मैं इस कार्य को प्रारंभ करूं। इनका आशीर्वाद मेरे साथ है, सारे ही वर्गों की, इनकी शुभकामनाएं भी मेरे साथ हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं जितनी मेरी शक्ति और सक्षमता रहेगी, मैं किसी भी वर्ग के साथ ना तो नाइंसाफी होने दूंगा और इस देश के और इस राज्य के विकास के अंदर उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कराने का। चलिए साहब, आखिरी सवाल, आपका पूरा कार्यकाल आपके सामने 3 साल का, क्या 3 काम है जो आप करना चाहेंगे और उस काम को करने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में आपने प्रदेश के अल्पसंख्यकों के साथ न्याय किया? 3 काम, उसमें सबसे पहला मेरा शिक्षा के ऊपर जोर रहेगा। शिक्षा का कार्य, शिक्षा अल्पसंख्यक वर्गों के सारे ही वर्गों तक पहुंचे और जितनी भी छात्रवृत्तियां हैं, सारी योजनाएं हैं, वो उनको मिले, उनका लाभ। ये मेरा प्रथम काम रहेगा, ये टॉप प्रायोरिटी पर रहेगा सारे ही वर्गों के लिए। दूसरा मेरा ये काम रहेगा कि जो जितने भी अभियान चले सरकार के स्तर पर, एनजीओज के स्तर पर, चाहे वो केंद्र सरकार के अभियान हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे स्किल इंडिया डेवलपमेंट का काम हो, चाहे मेक इन इंडिया का काम हो, चाहे जल स्वावलंबन का काम हो, ऐसे कई अभियान चलने वाले हैं, उनके अंदर अल्पसंख्यक वर्गों को शामिल करवाना, ये मेरा दूसरा प्रयास रहेगा। तीसरा,
हमारे सारे ही वर्गों में, हालांकि आज की तारीख में भी सब देशभक्त हैं, सब में राष्ट्रवाद का भाव है। इस राष्ट्रवाद के भाव को सारे ही वर्गों में बढ़े, जिससे कि इस देश के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति हमारे में संवेदना और देशभक्ति का भाव रहे, जिससे हम विकास हमारा और तीव्र गति से होगा। तो मैं समझता हूं मेरे ये 3 मुख्य ध्येय रहेंगे। सरकारी और दूसरे अभियानों के अंदर सारे ही अल्पसंख्यक वर्गों को शामिल करना, शिक्षा के ऊपर कार्य और राष्ट्रवाद का भाव समाज के हर वर्ग में, हर बच्चे में बढ़े, इसके लिए प्रयास करें। चलिए साहब, सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए। अल्पसंख्यकों के लिए जो आपके मन में विचार है और जो योजना है उसे हमें अवगत कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज।